हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में अपन ने बात की थी बहुलक के लिए। बहुलक कंप्लीट किए थे। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे साबुन और डिटर्जेंट। साबुन अपन ने बता दिया था, साबुन व अपमार्जक जो अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसमें जो अपमार्जक जो अपन ने बात की थी, साबुन अपन ने बताए थे कि साबुन के लिए जब अपन ने बात की थी तो अपन ने बोला था ये उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है और इसको बनाने के लिए वनस्पति तेल जो है वो इनके सोर्स में आ गया, जिसमें मैन अपन ने बताया था हाई फैटी एसिड में एक तो पोमेटिक एसिड और एक बताया था अपन ने स्टेरिक एसिड। पोमेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है जो वसीय अम्ल है। साथ में उसकी क्रिया कराई थी अपन ने क्षार NaOH से, और NaOH से जब क्रिया कराते हैं ना तो उस दोनों की क्रिया से अम्ल क्षार की क्रिया से लवण बन जाता है। ये लवण क्षारीय प्रकृति का बनता है। जो साबुन लवण बनता है सोडियम स्टीरेट या सोडियम पोमेट बनता है और उसकी कमी अपन ने बता दी थी। इसके बाद में अपन ने कहा था अपमार्जक की बात कर रहे थे और अपमार्जक के लिए अपन ने बताया था कि इनको बोला जाता है साबुन रहित साबुन, सोपलेस सोप। यानी अपमार्जक साबुन है लेकिन उसमें साबुन वाली कमी नहीं है। और ये होते हैं लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट या सल्फोनेट लवण, ये इनके लिए बोला जाता है। उच्च वसीय अम्ल जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के उच्च वसीय अम्ल हैं उनके सल्फेट या सल्फोनेट लवण वो अपमार्जक बोले जाते हैं। तो अपमार्जक का जो निर्माण है, अपमार्जक बताए जाते हैं 3 प्रकार से। निर्माण के आधार पर उसमें अपमार्जक के जो प्रकार हैं, देखो अपमार्जक के प्रकार में एक तो बताया जाता है ऋणायनी अपमार्जक, एक तो बोला जाता है ऋणायनी अपमार्जक और एक बोला जाता है धनायनी अपमार्जक। और एक बोला जाता है अनआयनी अपमार्जक। 3 तरह से नाम देते हैं, धनायनी, ऋणायनी और अनआयनी अपमार्जक। ये 3 प्रकार से नाम दिए जाते हैं। इसमें से देखो जो नाम दिया जा रहा है ना, धनायनी, ऋणायनी और अनायनी अपमार्जक जो बोल रहे हैं वो नामकरण किस प्रकार से करते हैं। अपन ने बोला था हाई फैटी एसिड की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सोडियम या पोटेशियम लवण इनको अपन बोल रहे हैं। तो लंबी हाइड्रोकार्बन का जो सिरा है ना वो ऋणात्मक रूप में है या धनात्मक रूप में, उसी आधार पर ये बनते हैं। उस आधार पर ये नाम दिया जाता है कि लंबी हाइड्रोकार्बन का जो सिरा है वो ऋणायनी रूप में है या धनायनी के रूप में मौजूद है, उसी आधार पर ये नाम दिया जाता है। जिसमें जो मैंने नाम लिखा, जैसे पहला लिखा है अपन ने ऋणायनी अपमार्जक, एक बार समझो इसको। पहला जो नाम बोला है अपन ने ऋणायनी अपमार्जक, अगर अपन इसकी बात करें ऋणायनी अपमार्जक, इसमें अपमार्जक अणु का, देखो एक बार मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुना फिर समझाता हूं। इसमें अपमार्जक अणु का लंबी
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। जो अपमार्जक अणु है ना, उसकी लंबी हाइड्रोकार्बन सिरा वाला सिरा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? स्टेरिक जो एल्कोहल है, अब अपन ने स्टेरिक अम्ल पढ़ा था, मैंने यहाँ बोल रहा हूँ स्टेरिक एल्कोहल। अब स्टेरिक एल्कोहल जो अपन बोल रहे हैं, स्टेरिक एल्कोहल में अपन ने बताया था कितने कार्बन होते हैं भाई? 18 कार्बन टोटल जो आते हैं। स्टेरिक एल्कोहल जो अपन बना रहे हैं CH2OH, ये लो। और ये जो एल्कोहल है स्टेरिक एल्कोहल, इसकी क्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4 से। सांद्र H2SO4 से इसकी क्रिया कराते हैं। बताओ क्या होगा इससे? ये जो स्टेरिक एल्कोहल है इसकी H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो ऐसी स्थिति में इसमें सल्फेट समूह का समावेश होगा। तो स्थिति ये आ जाएगी इसमें C17H35 CH2। अब यहाँ से देखो और यहाँ से OH, तो ये समूह इसमें समावेशित हो जाएगा HSO4। ये समूह इसके अंदर समावेशित हो गया। अब ये जो अपने इसमें समूह समावेशित हुआ ना, इसकी क्रिया अब कराएंगे क्षार से। इसकी क्रिया किससे कराएंगे? क्षार से। इसकी क्रिया क्षार यानी NaOH से कराते हैं। अब NaOH से कराएंगे तो यहाँ से तो H और यहाँ से OH, ये जल के अणु के रूप में निकलेगा। और ऐसी स्थिति में जो लवण बनेगा C17H35 CH2, यहाँ तक जो अपन ले रहे हैं, और यहाँ पर आ गया अपने पास में SO4। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबी श्रृंखला हुई, बताओ इसको खोलेंगे पूरा तो लंबी श्रृंखला बनेगी। ये जो सिरा है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा कैसा है? ऋणावेशित है। और इससे संयोग हो जाएगा Na+, यहाँ से Na+ जुड़ेगा। तो ये जो लवण बना अपने पास में, ये जो बोला जाता है सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट। अब इसमें से सोडियम लोरिल, ये जो लोरिल सल्फेट है वो लंबी हाइड्रोकार्बन का सिरा है, ये ऋणावेशित है, और सोडियम कैसा है भी? धनावेशित है। तो लंबी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा ऋणावेशित आया, उस आधार पर ये नाम दिया जाता है ऋणायनी अपमार्जक। क्या नाम दिया जाता है भी? ऋणायनी अपमार्जक, इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो नाम दिए जाते हैं ना, ये जो नाम देते हैं वो नाम इस आधार पे देते हैं कि अपमार्जक या साबुन की जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसका अंतिम सिरा धनावेशित है या ऋणावेशित है। यहाँ पर इसको बनाने के लिए अपन ने बताया स्टेरिक एल्कोहल की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं, और इन दोनों की क्रिया कराने पर लंबी हाइड्रोकार्बन, ये जो मूल उच्च वसी अम्ल है उसमें SO4 समूह का समावेश हो गया, और इससे जो लवण बना उस लवण का लंबी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा ऋणावेशित आया, तो ये ऋणायनी अपमार्जक कहलाता है, जिसका नाम ये हो गया। और ये ऋणायनी अपमार्जक जो है वो पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल होता है, पूर्णतः जैव निम्नीकृत होता है। यानी इसको, ये अपमार्जक जब प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यानी इसको बैक्टीरिया द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है, तो पूर्णतः जैव निम्नीकृत है और सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अपमार्जक है। ये लोरिल सल्फेट सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अपमार्जक। तो लॉन्ड्री उद्योग में सबसे ज़्यादा जो अपमार्जक यूज होता है वो यही होता है, कौन सा? सोडियम लोरिल सल्फेट।
जो पूर्णतः जैव निम्नीकृत होता है, कठोर जल में इसको यूज कर सकते हैं, अपमार्जक में वो जो कमी है वो हट गई, और वस्त्रों और त्वचा के लिए हानिकारक कम होता है, किसकी बजाय में, साबुन की तुलना में। तो अपमार्जक के प्रकार जो बताया, पहला बताया मैंने ऋणायनी अपमार्जक। अब इसी के आधार पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपमार्जक के जो प्रकार हैं वो इस आधार पे बताए जाते हैं कि अपमार्जक का निर्माण जिस हाई फैटी एसिड से अपन ने किया उसकी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अंतिम सिरा धनावेशित है या ऋणावेशित है, उस आधार पर ये नाम दिया जाता है। तो ये ऋणायनी अपमार्जक हो गया। अब दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं नाम आया धनायनी अपमार्जक। धनायनी अपमार्जक, कैटायनिक डिटर्जेंट, धनायनी अपमार्जक, इनमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अंतिम सिरा कैसा होता है भाई, धनावेशित होता है। वो तो कैसा होता है भाई, ऋणावेशित, और इसका कैसा होता है, धनावेशित। अंतिम सिरा कैसा होता है, धनावेशित होता है, उस आधार पर धनायनी अपमार्जक बोले जाते हैं ये। इसमें एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अब देखो जो मैंने नाम लिखा है ना उस पर गौर करो एक बार। इसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम। अब यहां तक का जो आ रहा है ना सारा का सारा, ये अमोनियम आयन तक यहां तक तो आता है ऋणावेशित, धनावेशित, और ब्रोमाइड आ जाता है ऋणावेशित। तो इसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का जो अंतिम सिरा हुआ वो कैसा हुआ भाई, वो अंतिम जो सिरा हुआ ना वो कैसा हुआ, धनावेशित। उस आधार पर ये नाम दिया जाता है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड जो बोला जाता है इसमें। अब इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर को देखें, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, इसमें अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमोनियम आयन में तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ जाते हैं CH3 समूह, ये सेटिल ट्राइमेथिल बनता है अमोनियम ब्रोमाइड। तो यहां से यहां तक का पूरा सिरा तो है धनावेशित, क्योंकि यहां पर अमोनियम आयन में एक H+ बचा रहता है और Br- ये पूरा आता है। तो सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड जो आता है उसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का सिरा अंतिम सिरा कैसा आता है, धनावेशित, और ये ब्रोमाइड जो अपन यहाँ पर जोड़ा ये स्थिति रहती है। तो इस तरह से ये नाम दिया जाता है। तो अंतिम सिरा ऋणावेशित आया तो ऋणायनी अपमार्जक, अंतिम सिरा धनावेशित आया तो धनायनी अपमार्जक। और ये जो अपमार्जक हैं इनके लिए बताया जाता है इनका औद्योगिक उत्पादन या ये कह सकते हैं कि ये महंगे होने के कारण इनका उपयोग सीमित है, यानी इनका औद्योगिक उत्पादन में लागत ज़्यादा आती है तो इसलिए इनका उपयोग सीमित है। एक इनका जो प्रमुख उपयोग है वो याद रखना, जो पूछ लेते हैं, इनका उपयोग केस कंडीशनर में किया जाता है, केस कंडीशनर निर्माण में किया जाता है।
में किया जाता है। तो ये जो दूसरा अपन ने बताया सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये बताया अपन ने कौन सा भाई, धनायनी अपमार्जक। नंबर तीसरा जो बोला जाता है अनआयनी अपमार्जक। अनआयनी अपमार्जक, और जैसा नाम से आ रहा है इन अपमार्जक का इन अपमार्जक में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अंतिम सिरा आवेशित नहीं होता है। तो इन अपमार्जक में आवेश वाली स्थिति नहीं है, न तो धनावेश और न ऋणावेश, और इसलिए इनको नाम क्या दे दिया भाई, अनायनी या उदासीन अपमार्जक कह सकते हैं अपन, अनायनी या उदासीन अपमार्जक। और ये जो बनाए जाते हैं ना, इनका जो निर्माण किया जाता है वो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल व स्टेरिक अम्ल से किया जाता है। स्टेरिक अम्ल से किया जाता है। तो पीईजी पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जो आता है और स्टेरिक अम्ल, इन दोनों की क्रिया से अनायनी अपमार्जक बनता है, स्टेरिक अम्ल और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। अब पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बहुलक के रूप में हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल बताया था अपन ने, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बहुलक के रूप में हो गया अपने पास में। स्टेरिक अम्ल की स्थिति ये है अपने पास में, ये लो, और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, देखो एथिलीन ग्लाइकोल अपन ये बताया था CH2OH, ये अपन ने एथिलीन ग्लाइकोल की स्थिति बताई थी। इस प्रकार से। अब पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल यानी इसका बहुलीकरण अगर करें तो ये वाला जो समूह है ना, ये अपने पास में बढ़ जाएगा, ये वाला समूह अनियमित रूप में जिस तरह से अपन दिखाएं, तो CH2 समूह जो अपन दिखाएं, CH2 इधर जो अपन दिखाएंगे OH, और इधर फिर अपन इसको जैसा बढ़ाता आगे चलें। अब ये समूह कितनी बार भी हो सकता है अपने पास में, जितना एथिलीन ग्लाइकोल है ना, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल बोल रहे हैं, तो ये समूह काफ़ी सारे आएंगे अपने पास में। अब जब इन दोनों का संयोग होगा, स्टेरिक अम्ल और इन दोनों का संयोग होगा, तो H और OH, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों तो जल के अणु के रूप में निकलेंगे, -H2O, और फिर ये लंबी श्रृंखला बन जाएगी, CH3 CH2 COO CH2 CH2 और O। यहां देखो जो अपने पास में ये जो श्रृंखला बनेगी, पूरी की पूरी जो लंबी श्रृंखला बनी, ये क्योंकि एक बहुलीकरण की तरह की क्रिया हो रही है इसमें, दोनों समूह से बहुलीकरण की, ये तो हो गया अपने पास में स्टेरिक अम्ल, और ये हो गया पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, PEG पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल।
तो ये पूरा जो अपमार्जक बनता है ना, ये अपमार्जक में कोई भी सिरा आवेशित नहीं आता और इसलिए ये बनता है अनायनी अपमार्जक और इनका उपयोग किया जाता है लिक्विड डिशवॉश के रूप में। लिक्विड डिशवॉश के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं। किसको भाई? जो तीसरा अपन ने बताया अनायनीय अपमार्जक की स्थिति जो बताई। तो ये जो अपमार्जक का वर्गीकरण किया गया 3 प्रकार से, डिपेंड करता है कि अपमार्जक में जो प्रयुक्त वसीय अम्ल हैं हाई फैटी एसिड, उनका लंबी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा ऋणावेशित है तो ऋणायनीय अपमार्जक, धनावेशित है तो धनायनीय अपमार्जक और उन पर कोई आवेश नहीं है तो अनायनीय अपमार्जक। इस आधार पर बोलते हैं। अब साबुन और अपमार्जक जो अपन ने बताया कि अपमार्जक साबुन की तुलना में श्रेष्ठ क्यों है? अपमार्जक साबुन की तुलना में श्रेष्ठ। पहला कारण, अपमार्जक क्षारीय प्रकृति के नहीं होते। क्षारीय प्रकृति के नहीं होते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा, अपमार्जक कठोर जल में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। कठोर जल में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जबकि साबुन को अपन कठोर जल में यूज नहीं कर सकते। ये इसकी विशेषता आ जाती है अपमार्जक की। अब साबुनीकरण क्रिया या ये कहें कि निर्मलीकरण क्रिया, जिसमें अपन एक पढ़ते हैं मिसेल निर्माण। मिसेल निर्माण और साबुन के द्वारा वस्त्रों पर से जो मैल हटाया जाता है उस क्रिया को अपन को बोलते हैं निर्मलीकरण क्रिया। जो पायसीकरण होता है मिसेल निर्माण उसमें होता है। तो ये मिसेल जो होता है वो क्या है? देखो, ये जैसे हो गया मैल जिसको अपन बोलते हैं वसा। वसा सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे अपन? मैल। कपड़ों पे अपने जो चिकनाई जम जाती है वसा मैल हो गया। और ये जैसे कपड़ों पर है या जिस तरह से, इसमें दो जो साबुन का जो सिरा अपन ने बताया था, लंबी हाइड्रोकार्बन सिरा, जैसे अपमार्जक है, अभी अपन ने यूज किया अपमार्जक में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, उसका एक सिरा तो होता है आवेशित जो कि होता है जल रागी हाइड्रोफोबिक, और एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वो होती है जल विरागी। तो लंबी हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला होती है ना, जो जल विरागी होती है, वो बॉन्डिंग करती है किसके साथ में? वसा के साथ में। और इसका जो सिरा ऋणावेशित, इसका जो सिरा आवेशित होता है, जैसे अगर अपन ऋणायनीय अपमार्जक ले लें तो ये सोडियम प्लस ये सल्फेट वाला हो गया, ये सिरा ऋणावेशित सिरा हो गया सल्फेट वाला, ऋणावेशित सिरा हो गया सल्फेट वाला, ये स्थिति। तो जल के अंदर, अब जल के अंदर ये जो सिरे हैं, जल के अंदर ये वाला सिरा तो हो गया जल रागी, जल रागी हाइड्रोफिलिक, और ये वाले जो सिरे हुई लंबी, ये जो अंतिम सिरे हुए ना लंबी श्रृंखला, ये हो गया जल विरागी, जो वसा के साथ बॉन्डिंग करता है, वो हो गया जल विरागी हाइड्रोफोबिक। ये तो हाइड्रोफिलिक जो जल के साथ, जल के अंदर बॉन्डिंग करता है, ये तो हो गया, ये तो सारा हो गया जल रागी सिरा। और ये जो ऊपर वाला सिरा हो गया ना,
मेल वाला, ये जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये तो जल विरागी जो वसा के अणुओं के साथ में बॉन्डिंग करता है, अध्रुवीय सिरा। और ये हो गया ध्रुवीय सिरा जो कि सल्फेट समूह होता है, जैसे सोडियम लोरिल सल्फेट ले लेंगे तो ये सल्फेट समूह हो गया, जो कि ऋणावेशित सिरा हो गया, ये ऋणावेशित सिरा हो गया। ये हो गया जो ध्रुवीय रूप में जो जल के अंदर विलय, तो जल रागी इसको बोल रहे हैं अपन। और ये हो गए जल विरागी सिरे अंदर जो हो गए। अब इससे क्या होता है, ये वसा के अणु के साथ में बॉन्डिंग करते हैं ना, तो वसा के अणु और कपड़े के बीच, कपड़े पर वसा के अणु जो ठहरे हुए हैं, देखो कोई भी पदार्थ किसी पर ठहर रहा है, जैसे ये मार्कर से मैं, ये मार्कर की इंक इस बोर्ड पे ठहर रही है, तो कारण है मार्कर की इंक और बोर्ड के अणुओं के मध्य आसंजक बल प्रभावी होना, तभी इंक यहाँ ठहरेगी। पढ़ते हो साइंस में आप, संसर्जक और आसंजक बल जो अपन बोलते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है एडहेसिव की तुलना में, तो पदार्थ उस पर ठहरेगा नहीं सतह पर, या उसको गीला नहीं करेगा। इंक इस सतह को गीला कर रही है, तो कारण है एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, कि आसंजक बल जो है वो संसर्जक बल से ज्यादा प्रभावी है। अब यहाँ पर मैल जो है कपड़े में ठहरा हुआ है, तो कारण है आसंजक बल प्रभावी होना, अगर और वो प्रस्थ-तनाव की वजह से बना हुआ है। अगर प्रस्थ-तनाव कम हो जाएगा तो आसंजक बल लूज पड़ने से मैल के अणु कपड़े पर से छूट जाएंगे और जल के अंदर घुलकर बाहर आ जाएंगे। तो ये क्रिया होती है निर्मलीकरण क्रिया, मिसेल निर्माण जो कहते हैं। तो ये मिसेल बोला जाता है, मैल के साथ में अपमार्जक अणुओं की जो बॉन्डिंग हो जाती है वो मिसेल संरचना बोली जाती है। तो इसमें दो चीज ध्यान रखनी है, जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा। प्रस्थ, ये कपड़े पे और मैल के बीच में प्रस्थ तनाव को कम कर देता है, उससे वो बाहर निकल कर आ जाता है। इस तरह से साबुन या अपमार्जक से कपड़े पर से मैल को हटाया जाता है। तो ये अपन ने देखो पॉलीमर और साबुन अपमार्जक जो पॉइंट है वो अपन ने क्लियर किए। अब अपन जो बात करेंगे आगे, अब बढ़ रहे हैं अपन इसके बाद में जो अपने गैसों के लिए दे रखा है, नाइट्रोजन गैस, और इसी के साथ में बताऊंगा मैं नाइट्रोजन चक्र। अगला टॉपिक जो मैं ले रहा हूं नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र। एक बात करेंगे ऑक्सीजन की, और उसी के साथ में बताऊंगा मैं ऑक्साइड। फिर उसके साथ में अपन बात करेंगे अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस इफेक्ट की, उन दोनों की अपन बात करेंगे। जो ये मेन पॉइंट अपने बचे हैं अभी। एक पदार्थ के अशुद्धियों का पृथक्करण बोलेंगे अपन। तो नाइट्रोजन गैस व नाइट्रोजन चक्र को मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले बात कर रहा हूं मैं नाइट्रोजन गैस के लिए। नाइट्रोजन गैस खूब नाम सुना होगा भाई नाइट्रोजन गैस के लिए। तो नाइट्रोजन गैस जो अपन वायुमंडल में वायु है, उस वायु में अपन पढ़ते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है भाई, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और इस नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है, इसलिए इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है और इसलिए यह अक्रिय गैस आती है। अपन ने जो गैसें पढ़ी थी नोबेल गैस, जिसमें अपन ने हीलियम वगैरह जो सारा डिस्कस किया था, उसको छोड़कर, उसको छोड़ने के बाद में, उन अक्रिय गैसों को छोड़ने के बाद में, नोबेल गैस को छोड़ने के बाद में अक्रिय गैसों में किसका नाम आता है, नाइट्रोजन का नाम आता है। जैसे मैंने उस समय क्वेश्चन डिस्कस किया था, बल्ब, विद्युत बल्ब या टायरों में गैस भरी जाती है, तो एक तो जैसे अपन बोलते हैं अक्रिय गैस भरी जाती है भाई टायरों में, जैसे अपन बोलते हैं कौन सी अपने ऑर्गन वगैरह इसका नाम लेते हैं। अब टायरों के अंदर क्योंकि हीलियम नोबेल गैस की मात्रा बहुत कम है, तो टायरों के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है क्योंकि अक्रिय है। और ऐसी वायुयान जो हल्के लड़ाकू विमान हैं जो सुपरसोनिक वगैरह है, उनमें हीलियम को भर लिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्की चाहिए गैस और अक्रिय मोस्ट है ही वो हीलियम। इसी प्रकार से तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा था कि जो अक्रिय गैस है नोबेल गैस, उसके बाद में अक्रिय में नाम किसका आता है, नाइट्रोजन का आता है। तो नाइट्रोजन गैस के लिए अपन जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसका अणुसूत्र जो है फॉर्मूला वो दर्शाया जाता है भी N2
जहाँ नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। नंबर 2, नाइट्रोजन का खोजकर्ता, तो नाम आएगा डेनियल रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का खोजकर्ता डेनियल रदरफोर्ड। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है नाम किसने दिया, कि नाइट्रोजन नाम किसने दिया था, तो फिर नाम आता है चैप्टल। खोजकर्ता डेनियल रदरफोर्ड और नाइट्रोजन नाम किसने दिया था भाई, चैप्टल ने दिया था। और नाइट्रोजन आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में 15वें वर्ग का प्रतिनिधि तत्व है। प्रतिनिधि तत्व किसको कहा था अपन ने, जो उस वर्ग के गुणों को निर्धारित करता है। तो 15वें वर्ग के गुणों का निर्धारण कौन करता है भी, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन आवर्त में पी ब्लॉक बताया था अपन ने 13वें से 18वां वर्ग, इसमें से 15वें ब्लॉक का तत्व है नाइट्रोजन, उसका प्रतिनिधि तत्व ये है। इसका परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है भी, 7। तो आवर्त सारणी में इसका 7वां स्थान है। और द्रव्यमान संख्या है इसकी 15। द्रव्यमान संख्या कितनी है भाई, 15 ये। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो किस प्रकार से लिखेंगे अपन, 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि 2 और 2 4 3 7, परमाणु क्रमांक 7 है ना। दूसरे कोष में, पी उपकोष में 3 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यही भी इसकी अक्रियता की एक वजह बनती है भाई। पी उपकोष में 3 कक्षक हैं, px py pz। अब तीनों में अयुग्मित रूप में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अयुग्मित रूप में, और ये भी इसकी अक्रियता का कारण बनता है। अपन ने बताया था स्थायी किसको बोलते हैं, पूर्णपूरित, अर्धपूरित या रिक्त कक्षक, इस तरह से अपन ने बताया। तो अर्धपूरित स्थिति है सममित रूप में, इस वजह से रहता है। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है और इसकी वजह से अक्रिय है, बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा है। नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध पाए जाने के कारण बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण यह अक्रिय गैस है। बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण कैसी गैस है भैया, अक्रिय है। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का बंध वियोजन ऊर्जा का मान है 946 किलो कैलोरी प्रति मोल, ये बताया जाता है। 946 किलो कैलोरी प्रति मोल नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को वियोजित करने के लिए जो ऊर्जा है, बंध वियोजन ऊर्जा, वो 946 किलो कैलोरी प्रति मोल है। उसके बाद में प्राप्ति वायुमंडल में पहले मैं बता रहा हूं मैं उपस्थिति, वायुमंडल में मुक्त रूप में सर्वाधिक मात्रा में, वायुमंडल में मुक्त रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा में
पाई जाने वाली गैस 78% बताया जाता है आयतन अनुसार। वायुमंडल में वायु का जो आयतन है उसके अनुसार 78% कौन सी गैस मौजूद है भाई? नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जो अक्रिय रूप में पाई जाती है। और ये तो है मुक्त रूप में। एक दूसरा बात करें संयुक्त रूप में, अगर बात करें संयुक्त रूप में तो चिली साल्टपीटर, जो कि बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट, इसी प्रकार से नाइटर, जो बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, ये संयुक्त रूप में इस प्रकार से पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से जो अयस्क पाए जाते हैं सिली साल्टपीटर, नाइटर जो बोला जाता है, पोटेशियम अयस्क बोला जाता है, ये सोडियम अयस्क बोला जाता है। तो नाइट्रेट जो आ गया नाइट्रोजन का यौगिक हुआ, इस रूप में यौगिक रूप में इस प्रकार से पाई जा रही है। उसके बाद में जो अपन बात कर रहे हैं, अगर पादप और जंतुओं की बात करें जीवित अवस्था में, जीवित जंतु है पादपों में प्रोटीन के रूप में मुख्य घटक है। जंतु और पादपों के अंदर प्रोटीन जो होता है, जो संरचनात्मक घटक है, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रमुख रूप से मौजूद रहती है। तो जीवित जंतु और पादपों में प्रोटीन के रूप में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं अपन इसका निर्माण। इसको एक तो देखो प्राप्त किया जाता है द्रवित वायु, यानी वायु का लिक्विफिकेशन किया द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन से। प्रभाजी आसवन किसको कहते हैं अपन? देखो, अगर कोई भी पदार्थ, जैसे अपन मिश्रण में पढ़ते हैं पृथक्करण के अंदर, अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं, मिश्रण में से उन दूसरों को एक दूसरे को अलग करना है और उनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, तो फिर प्रभाजी आसवन किया जाता है। तो वायु के अंदर जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन को द्रव करने के लिए नाइट्रोजन वायु को द्रवित किया जाता है और फिर इसको प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है, जिसके लिए प्रभाजी आसवन का मतलब ऑक्सीजन, उस वायु में से ऑक्सीजन को रोकना है, नाइट्रोजन को हटाना है प्रभाजी आसवन से, और ये किया जाता है 77 केल्विन क्वथनांक, फिर ये आश्रित हो जाती है। तो नाइट्रोजन का जो क्वथनांक है वो कितना है भाई? 77 केल्विन ये है। द्रवित वायु में से इसको इस रूप में अपन द्रवित प्रभाजी आसवन द्वारा इस गैस को अलग निकाल सकते हैं। नंबर 2, ये जो अपन ने बताया निर्माण, एक तो द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन से, दूसरा इसे जो बनाया जाता है प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट, प्रयोगशाला विधि वो है अमोनियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन। और अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम नाइट्राइट को जब हम करते हैं और इस प्रकार से तापीय इसका अपघटन होता है। अब इसको जब तापीय अपघटन हो रहा है तो ये गैसें जैसे मुक्त हो रही हैं, इसमें अधोमुखी विस्थापन द्वारा, जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा इसको एकत्रित किया जाता है। किसको? नाइट्रोजन को। ये प्रयोगशाला विधि में अमोनियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन करके इसको इकट्ठा किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का भौतिक गुण
नाइट्रोजन गैस के भौतिक गुणों की बात करें, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, न जलती है न जलने में सहायक, न जलती है न जलने में सहायक। इस नाइट्रोजन गैस का जो वाष्प घनत्व है वो है भी 14, वायु से थोड़ी हल्की, वायु से थोड़ी हल्की। वायु का घनत्व वाष्प घनत्व माना जाता है 14.4 और नाइट्रोजन का कितना आ रहा है 14 है, तो थोड़ी सी उससे हल्की होती है वायु से। ये इसका जो वाष्प घनत्व बताया जाता है। भौतिक गुणों में देखो अपन ने बताया स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, न जलती है न जलने में सहायक है। वाष्प घनत्व इसका अपन ने बताया। और देखें तो अभी अपन एक चीज डिस्कस कर ली थी कि नाइट्रोजन जो है ना, उसमें नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, तो बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा है, तो ये अक्रिय प्रकृति की होती है। अब रासायनिक गुणों की बात करें, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन नहीं, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन नहीं, तो बताओ कौन सी प्रकृति हुई भाई इसकी? इसकी प्रकृति हो गई उदासीन, उदासीन प्रकृति। दूसरा रासायनिक गुण, दूसरा नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के 3:1 मिश्रण को लेकर अमोनिया गैस तैयार की जाती है, अमोनिया गैस तैयार की जाती है। इसको बोला जाता है हेबर प्रक्रम। प्रयोगशाला में हेबर प्रक्रम साइंटिस्ट के नाम के आधार पर नाम देते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया जो कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यहाँ आयरन उत्प्रेरक का काम करता है, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। इन दोनों से अमोनिया गैस तैयार होती है और ये है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये तो है ही उत्क्रमणीय, साथ में हीट ऊर्जा निकल रही है, तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया ही होती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3:1 मिश्रण को लेकर अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। तो अमोनिया गैस का निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से, एक नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोजन व कैल्शियम कार्बाइड से नाइट्रोलिन मिश्रण बनाया जाता है। बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है नाइट्रोलिन मिश्रण, जो कि उर्वरक के रूप में काम आता है। कैल्शियम साइनाइड की क्रिया किसे कराते हैं? कैल्शियम साइनाइड की क्रिया करा रहे हैं नाइट्रोजन से, कैल्शियम कार्बाइड की, सॉरी। देखो नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बाइड, जब इन दोनों की क्रिया होती है ना, कैल्शियम नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड की, इन दोनों की क्रिया से तैयार होता है कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड। और ये जो कैल्शियम साइनाइड बनता है ना, कैल्शियम साइनाइड जो बना और साथ में क्या बन रहा है बताओ? कार्बन। कैल्शियम साइनाइड और कार्बन, इस मिश्रण को नाम दिया जाता है नाइट्रोलिन। ये है नाइट्रोलिन मिश्रण। और उर्वरक के रूप में उपयोग, इसको यूज किया जाता है उर्वरक के रूप में। नाइट्रोलिन मिश्रण को उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बाइड से कैल्शियम साइनाइड का
और कार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है, इसको नाइट्रोलिन मिश्रण बोला जाता है, जिसको उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो अपन ने बताया, क्योंकि नाइट्रोजन जनरली किसी से क्रिया कर नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रूप से ये अक्रिय रहती है। अब एक देखो, इसका जो अक्रियता है ना, उस आधार पर नाइट्रोजन जो अक्रिय है, अक्रिय होने के कारण एक तो इसको यूज किया जाता है देखो मैं पहला लिख रहा हूं, चिप्स की थैली भरना, जैसे अपन चिप्स कुरकुरे की थैली लेते हैं, वो फूली हुई होती है, उसमें गैस भरी होती है नाइट्रोजन। किस वजह से भरी जा रही है कि उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें अक्रिय गैस है नाइट्रोजन, तो खाद्य पदार्थ उसमें भरा वो खराब नहीं होगा। तो इस वजह से अक्रिय होने के कारण इसको चिप्स की थैली में भरना, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकना, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकना, ये पहली चीज इस आधार पे यूज किया गया। नंबर 2, वाहनों के टायरों में, देखो वायुयान टायरों में अपन जनरली बोला जाता है नोबेल गैस, जिसमें अपन हीलियम नाम लेते हैं, क्योंकि और हल्के लड़ाकू विमान ले तो हीलियम ही भरेंगे। अब नाइट्रोजन आराम से उपलब्ध है, अधिक मात्रा में मौजूद है, क्योंकि हीलियम वगैरह ये गैसों का उत्पादन ज़्यादा महंगा पड़ता है औद्योगिक रूप से, तो नाइट्रोजन आराम से उपलब्ध है और हल्की अक्रिय है। तो इस वजह से इसको टायर वायु जो वाहन होते हैं उनके टायरों में यही जनरली प्रयुक्त की जाती है। नंबर 3, विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में अक्रिय रूप में भरी जाती है ऑर्गन, वो तो ऑप्शन है ही, साथ में कौन सा ऑप्शन बनता है भाई, नाइट्रोजन भी बढ़ता है, वही अक्रिय है, तो टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसको खराब नहीं करेगी, उस आधार पे यूज करते हैं। एक तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन जो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग, तरल नाइट्रोजन का उपयोग सीमन प्रिजर्वेशन, वीर्य परिरक्षण में किया जाता है, वीर्य परिरक्षण में किया जाता है। और ये है शुक्राणु को सुरक्षित करके रखना, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, या फिर जो स्पर्म डोनेट सेंटर होते हैं वहां पर। तो सीमन को परिरक्षित रखने के लिए तरल नाइट्रोजन को यूज किया जाता है, और यही तरल नाइट्रोजन एसी में भी प्रयुक्त होती है। तरल नाइट्रोजन का उपयोग एसी में भी किया जाता है, एयर कंडीशनर में भी प्रशीतक के रूप में। और यहां एसी में किस रूप में यूज कर रहे हैं इसको, प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में इसको यूज करते हैं। इस तरह से ये जो उपयोग बताए जाते हैं कौन सी गैस के, भाई नाइट्रोजन गैस के अलग अलग रूप से जो उपयोग आते हैं वो स्थिति। तो पहली गैस अपन ने नाइट्रोजन के बारे में बात की है, इसी में अपन बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र की, जो अपन बात करेंगे अगली क्लास में।